मैं पुनः आपका कोटि कोटि अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। माननीय डॉक्टर चरणदास महंत जी, नेता प्रतिपक्ष से सादर आग्रह है कि आयोजन के परिप्रेक्ष्य में अपने विचारों से हमें अनुग्रहित करने की कृपा करें। परम आदरणीय आज की सभा के मुख्य अतिथि, देश के उपराष्ट्रपति महोदय, हमारे डॉक्टर रमन सिंह जी अस्वस्थता के कारण नहीं आए हैं। आदरणीय विष्णुदेव साय जी यहाँ उपस्थित हैं। आदरणीय सतीश महाना जी, आदरणीय अरुण साहब भाई, ब्रिजमोहन अग्रवाल जी, दिनेश शर्मा जी, आदरणीय मोदी जी, आदरणीय धनखड़ साहब, हमारे उपराष्ट्रपति जी कभी हमारे नवनिर्वाचित विधायकों को संबोधन करने आएंगे, ये हमने कभी सोचा नहीं था। आपका आना आश्चर्य मिश्रित सत्य भी कह सकता हूँ और एक सुखद अनुभव तो हो ही रहा है, मगर हम लोग इनकी किस्मत पे थोड़ा सा, क्या कहूँ मैं नहीं कह सकता, ये हमारे नए विधायकों का है, इतना हमारे नए विधायकों का सौभाग्य है कि आप पधारे। आप यहाँ, मैं देख रहा हूँ आपके, मैं पिछले बार यहाँ का अध्यक्ष था विधानसभा का, तब से आपको मैं टीवी पे देखता था। आप हंसते हंसते बहुत कुछ सिखा जाते थे और बातों बातों में ही कुछ दे जाते थे। आज आपके उन सब गुणों का, आपकी विधि में विशेषज्ञता का, आपके द्वारा संपादित परंपराओं का हम लोग आनंद लेंगे। बहुत से मंत्रीगण यहाँ उपस्थित हैं, हमारे विधायक लोग हैं, पूर्व अध्यक्ष भाई कौशिक जी हैं, हमारे अमर अग्रवाल जी हैं, चंद्राकर जी हैं, मूलत भाई हैं, लता जी हैं, बहुत सारे सीनियर हमारे मिनिस्टर भी हैं, भेंडिया जी हैं। इन सबको निश्चित रूप से खुशी हो रही होगी। आप बातों बातों में बहुत कुछ कह जाते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बोल दिया, स्वागत किया, आपने कहा आप मेरे राइट आओ, और मैं बताऊंगा कि मैं क्यों बोल रहा हूँ। हेलो, तो हम लोग जानना चाहेंगे कि आपने मुझे राइट में आने के क्यों कहा, क्योंकि ये राइट और लेफ्ट की बातें आज बहुत हम लोगों को संकट में डाल रही है कि कौन राइट है और कौन लेफ्ट है। पिछली बार मुख्यमंत्री जी सभा में नहीं आए थे तो उनकी कुर्सी में अरुण भाई को बैठा दिया था। अभी वो आ गए हैं तो मुझे दोनों के बीच में बिठा दिया। तो इन बातों पर भी आप ध्यान देंगे। आपने जितने सलीके से यहाँ वृक्षारोपण किया है, आपने उसमें पानी देने के लिए नेता, हमारे मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष, संसदीय मंत्री, सबका हाथ आप अपने हाथ में लिए हैं। तो आपने जिस ढंग से सबको लेकर चलने की जो सीख दी है, वो चलते चलते भी हम सब के लिए बहुत बड़ी सीख है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप आए हमारे छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ जैसे कि आप जानते ही हैं, रामलला जी का ननिहाल है, हम लोग उनको भांजा भी कहते हैं। खुशी होती है, और छत्तीसगढ़ में उसी परंपरा के नाते छत्तीसगढ़ अपने भांजा का पांव छूते हैं, शायद बाहर के लोग नहीं छूते होंगे। तो इस तरह की हमारे यहाँ की संस्कृति परंपरा का एक अलग मिसाल है। आपको कुछ देर के लिए यहाँ आए हैं, अच्छा लगा होगा, हमको बहुत अच्छा लग रहा है। हम आपको प्रणाम करते हैं, अभिनंदन करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद।
माननीय श्री अरुण साव, उप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन से सादर आग्रह है कि कार्यक्रम के परिप्रेक्ष्य में अपने विचार रखने की कृपा करें। देश के माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय डॉक्टर चरणदास महंत जी, प्रदेश के संसदीय कार्य मंत्री आदरणीय बृजमोहन अग्रवाल जी, छत्तीसगढ़ विधानसभा के सचिव श्री दिनेश शर्मा जी, राज्यसभा के महासचिव श्री पीसी मोदी जी, प्रबोधन कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानीय मंत्रीगण, सभी सम्मानीय सदस्यगण, देश के ख्याति लब्ध विधिवेत्ता, कुशल प्रशासक और जिनको प्रशासनिक कार्य का लंबा अनुभव है, ऐसे अत्यंत विद्वान माननीय उपराष्ट्रपति को अपने बीच पाकर हम सभी आह्लादित हैं और निश्चित रूप से उनके अनुभव का, उनके ज्ञान का लाभ हम जैसे सदस्यों को प्राप्त होगा। छत्तीसगढ़ महतारी की इस पावन धरती में, भगवान राम के ननिहाल में और प्रकृति ने जिस प्रदेश को अपार संपदा दी है, ऐसे सीधे साधे भोले भाले ईमानदार मेहनती लोगों के इस प्रदेश में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। निश्चित रूप से आपका आना हम सब के लिए सौभाग्य का विषय है और इसलिए आपके बुद्धिमत्तापूर्ण व्याख्यान का हम सबको बेसब्री से इंतजार है। आपका पुनः अभिनंदन, स्वागत। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। माननीय श्री विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ से सादर आग्रह है कि कार्यक्रम के परिप्रेक्ष्य में अपने विचारों से हमें अनुग्रहित करने की कृपा करें। छठवें छत्तीसगढ़ विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायकों के इस 2 दिवसीय प्रबोधनी कार्यक्रम में आज के सत्र में हम लोगों के बीच विराजमान, जिनका आशीर्वचन मार्गदर्शन हम सभी लोगों को मिलेगा, अनेक पदों पर रहे, अनेक अनुभवों से तरबतर हमारे देश के सम्माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप जी धनखड़, हमारे डिप्टी सीएम श्री अरुण साव जी, नेता प्रतिपक्ष श्री चरणदास महंत जी, महाना जी, संसदीय बृजमोहन जी, मोदी जी, हमारे विधानसभा के सचिव, सभी मंत्रीगण और सभी विधायक साथीगण, निश्चित रूप से ये जो 2 दिवसीय प्रबोधनी का कार्यक्रम है, हम सभी विधायकों को संसदीय कार्य प्रणाली सीखने में मददगार होगा और आज के इस सत्र में हम लोगों का सौभाग्य है कि हमारे देश के उपराष्ट्रपति हम लोगों को मार्गदर्शन देंगे। मैं आदरणीय को अवगत कराना चाहूंगा कि इस 6वीं विधानसभा में 90 में से 50 विधायक पहली बार चुनकर आए हैं, बाकी कई बार के अनुभवी विधायक भी हैं, जो मंत्री भी रहे हैं और 5 विधानसभाओं में हमारे जो भी विधायक निर्वाचित हुए हैं, सबने
एक आदर्श स्थापित किया है, संसदीय कार्य प्रणाली की उच्च परंपरा कायम की है और मुझे पूरा विश्वास है कि इस 6वें विधानसभा में भी हमारे कई सीनियर अनुभवी विधायकगण चुन के आए हैं, उनका भी लाभ होगा और ये प्रबोधनी का कार्यक्रम पहली बार जो चुन के आए हैं उनको तो बहुत ही फायदा देगा ही देगा, लेकिन हमारे पुराने विधायकों का भी ये रिन्यूअल हो जाएगा और ये प्रबोधनी हमारे छत्तीसगढ़ के विधानसभा में संसदीय कार्य प्रणाली का जो उच्च स्तर पिछले 5 विधानसभा में रहा है, 6वें में भी कायम रहेगा। ये 2 दिवसीय प्रबोधनी सफल हो और हम सभी लोग जिस अपेक्षा के साथ लोगों ने हम लोगों को चुनकर भेजा है छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा करने, और जिन लोगों ने भी चुनकर भेजा है उनके आशा और विश्वास में खरा उतरने का, वो सब को हम लोग पूरा कर पाने में सफल होंगे। इसी विश्वास के साथ मैं हमारे उपराष्ट्रपति जी को पूरे छत्तीसगढ़ के तरफ से उनका आने का बहुत बहुत धन्यवाद और उनका अभिनंदन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। प्रबोधन कार्यक्रम के प्रथम दिवस के तृतीय सत्र के मुख्य अतिथि भारत के उपराष्ट्रपति जी महोदय से सादर आग्रह है कि वे अपने आशीर्वचन से हमें अनुग्रहित करने की कृपा करें। माननीय उपराष्ट्रपति जी। नमस्कार। ये पहला कार्यक्रम है जिसमें मुझे 15 मिनट पहले बोलने का सुअवसर मिला है। इसका मतलब है टाइम कैन बी मोनिटाइज्ड हियर। माननीय अध्यक्ष रमन सिंह जी दिल्ली आए थे, मेरे से चर्चा की, मुझे आमंत्रण दिया। थोड़ा बदलाव करना था समय में, टेलीफोन पर कर सकते थे, फिर भी उन्होंने मुझे आकर कहा। उनसे मेरी बात हुई, स्वास्थ्य कारणों से वो नहीं आ पाए। मैं आभारी हूं कि उनका पूरा परिवार मेरे से आज संपर्क कर चुका है। उनके पुत्र पूर्व सांसद एयरपोर्ट पर थे, उनकी धर्मपत्नी, उनकी पुत्रवधू राजभवन में आई। शारीरिक व्यवस्था ऐसी होती है जिसका ज्यादा ध्यान देना चाहिए। उनकी अनुपस्थिति जिस वजह से है आप सब जानते हैं, पर मैं उनको यहाँ विद्यमान मान रहा हूँ। एक अनुभवी राजनेता रहे हैं, प्रांत को उन्होंने नेतृत्व दिया है, लंबी राजनीतिक पारी खेली है। श्री विष्णुदेव साई जी, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़। चरण सिंह जी ने कहा कि भाई ये स्थानीय ऐसा है, तो 2 बात कहूंगा। कौशल्या जी का यहां से लगाव है, यही बताया क्या ने, और गहरा लगाव है। विष्णु देव साई के सास ससुर बहुत दूरदृष्टि रखते थे। उन्होंने अपनी बेटी का नाम कौशल्या रखा और इनसे बंधन मिला। दूसरी एक पुरानी कहावत है, समय ज्यादा इसलिए थोड़ा लूंगा, कि एक बीमार व्यक्ति बड़ा परेशान था, तो डॉक्टर आया, बोला परेशान क्यों हो? बोले डॉक्टर साहब मेरा पहला ऑपरेशन होने जा रहा है। तो डॉक्टर ने कहा मैं आपका ऑपरेशन करूंगा और मैं भी पहली बार ही ऑपरेशन कर रहा हूं, मैं तो परेशान नहीं हूं। तो विष्णुदेव जी निश्चित रूप से अच्छे सर्जन होंगे, मेरे मन में कोई शंका नहीं है।
श्री अरविंद साहू जी, ऑनरेबल डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़, आज मुझे दो का साक्षात्कार हो गया। एक तो पूर्व राज्यसभा सदस्य, एक पूर्व लोकसभा सदस्य। लॉस ऑफ द पार्लियामेंट इज गेन ऑफ छत्तीसगढ़ असेंबली, मेरे मन में शंका नहीं है। चरणदास महंत जी ने, पहले तो मैं सदन के नेता को कह दूं, यदि कोई प्रतिपक्ष का नेता पहले विधानसभा अध्यक्ष रहा हुआ है तो इससे बड़ी चुनौती सदन के नेता को हो नहीं सकती। चरणदास महंत बहुत बड़ी चुनौती देंगे, पर मैं मानकर चलता हूं कि मेरी बातों पर भी गौर करेंगे। चुनौती सकारात्मक होगी, नियम सम्मत होगी और हर समय वो याद करते रहेंगे कि मैं विधानसभा का अध्यक्ष था। कौन राइट है कौन लेफ्ट है आपने प्रश्न किया, और कौन लेफ्ट राइट करा रहा है ये मैं आप पर सोचता हूं। ये भी आज के काल में होता रहता है। जब मैं राज्यसभा का सभापति बना, बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, तो खड़गे जी से, जो सदन के नेता हैं, बहुत लंबा उनका राजनीतिक अनुभव है। शायद बहुत कम ऐसे लोग देश में हैं जो एक पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, राज्यसभा में प्रतिपक्ष के नेता भी हैं। तो उन्होंने कहा कि आप बार बार राइट में क्यों देखते हो, उधर तो सरकार बैठती है, आप भी जानते हैं अध्यक्ष रहे हुए हैं। तो मैंने कहा कि मेरा दिल तो लेफ्ट में है। तो उन्होंने कहा मोहब्बत हमसे, शादी उनसे। तो मैंने कहा आज डॉक्टर चरणदास महंत से राइट का रिश्ता करें, लेफ्ट के चक्कर में क्यों पड़े। और मैं कामना करता हूं कि डॉक्टर चरणदास महंत राइट करें या लेफ्ट करें, पर सरकार को राइट और लेफ्ट न करें, पूरा सहयोग दें। ब्रजमोहन अग्रवाल जी पुराने नेता हैं, संसदीय कार्य मंत्री हैं। जब 1989 में लोकसभा का सदस्य बना, केंद्र में मंत्री बना, तो मेरा मंत्रालय था पार्लियामेंट्री अफेयर्स। मुझे समझ में नहीं आया कि इसमें कौन से अफेयर्स होते हैं। और इंडिया टुडे ने एक कोट दिया जिसमें मैंने कहा, इवन माई पोस्ट ग्रेजुएट वाइफ कैन नॉट फिगर आउट what is meant by parliamentary affairs. Now she is a doctorate, so I hope she can figure out. तो हमारा नाता इस वजह से है। ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि रायपुर से बिलासपुर वाली सड़क है, सिंगल लेन थी, डबल लेन थी, देरी से बनी, 4 लेन बनी, मैं चला हूं उस पर। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में शायद मैं 100 दफा से ज्यादा वकील की हैसियत से आया हूं। पर यह बात डॉक्टर चरणदास महंत जी से छूट गई। मेरा नाता बहुत पुराना है। छत्तीसगढ़ प्रोफेशनल दृष्टि से मेरी कर्म भूमि है और मेरा लगाव आपसे गहरा है। श्री सतीश महाना जी उस विधान मंडल, उस विधानसभा के अध्यक्ष हैं जो देश का सबसे बड़ा प्रांत है। 8 बार विधानसभा का सदस्य होना कितना मुश्किल होता है ये आप और हम समझ सकते हैं। इन्होंने बहुत जबरदस्त काम किया है। इनका उद्बोधन आपके लिए अत्यंत लाभकारी रहा होगा, मेरे मन में कोई शंका नहीं है। मेरे सामने बहुत अनुभवी लोग बैठे हैं जो प्रतिपक्ष में भी हैं, सत्ता पक्ष में भी हैं।
पूर्व अध्यक्ष श्री धर्मलाल कौशिक जी भी हैं। आप सबकी उपस्थिति छत्तीसगढ़ के लिए लाभकारी होगी, ये मेरे मन में कोई शंका नहीं है। 50 से ज्यादा विधायक नए होना, ये कार्यक्रम उनके लिए ही नहीं है, ये कार्यक्रम सभी विधायकों के लिए है। जब भी किसी विश्वविद्यालय में जाता हूं, विद्यार्थियों को एक बात कहता हूं, योर डिग्री डज नॉट मीन यू एंड लर्निंग। सीखना निरंतरता से रहना पड़ता है, और अनुभवी विधायकों की उपस्थिति का मतलब जो पहली बार चुनकर आए हैं उनको उनसे भी बहुत ज्ञान मिलेगा, चर्चा से ज्ञान मिलेगा, और पल पल आपका जो बीतेगा यहाँ वो आपको मजबूती देगा कि आप अपनी शपथ का पूरी तरह से उपयोग करो, सार्थक रूप से करो। भारत के संविधान को जानना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारी हर कार्य नीति के अंदर भारत के संविधान को ही हम सबसे पहले देखते हैं। तो संविधान सभा की जो पहली बैठक है वो 9 दिसंबर 1946 को हुई, और इसकी जो अडॉप्शन हुआ वो 26 नवंबर 1949 को हुआ। कितने सदस्य बने, कैसे निर्वाचित हुए? उनका निर्वाचन आपकी तरह नहीं था, आपका निर्वाचन सीधा है, उनका इनडायरेक्ट था। उसमें एक कैटेगरी और थी कि एक तो इनडायरेक्ट इलेक्शन होना और एक प्रिंसली स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन होना, और जो कमिश्नरेट्स थे 4, उनके भी एक एक सदस्य होना। फिर अचानक देश का बंटवारा हो गया तो कुछ स्थान खाली हो गए, तो शुरू में जो सदस्यगण थे उनकी संख्या कम आ गई, और जब संविधान के दस्तखत हुए कुछ लोग उस पर दस्तखत नहीं कर पाए, संख्या बहुत कम है। ये पूरी जानकारी जब आपको होगी तो आपको ये पता लगेगा कि हमारे संविधान का निर्माण कैसे हुआ। पर संविधान के कुछ पहलू हमसे छिपे हुए हैं। मैं आग्रह करूंगा सदन के नेता को, माननीय रमन सिंह जी को, प्रतिपक्ष के नेता को, कि संविधान की जो मूल प्रतिलिपि है जिस पर दस्तखत किए गए थे उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। ये अच्छी बात नहीं है कि देश में जो संविधान की पुस्तिका लोगों को उपलब्ध है उसमें से एक महत्वपूर्ण अंग गायब है। संविधान में 22 मिनिएचर्स हैं, वो हमारे 5000 साल की सांस्कृतिक धरोहर को संकेत देते हैं। 22 चित्र हैं। नंदलाल बोस ने वो चित्र बनाए, कला मंदिर का सहयोग लिया, और उन्हीं चित्रों को जब आप देखोगे कि उन चित्रों को कहां कहां स्थापित किया गया है, जब आपने कौशल्या जी का नाम लिया तो उसमें राम, सीता, लक्ष्मण का चित्र है। वो अयोध्या आ रहे हैं और वो संविधान के पार्ट 3 में है। संविधान का पार्ट 3 मौलिक अधिकारों से जुड़ा हुआ है। प्रजातांत्रिक व्यवस्था में मौलिक अधिकार अहम है। यदि मौलिक अधिकार नहीं है तो आप प्रजातांत्रिक व्यवस्था में नहीं रह सकते। मौलिक अधिकारों में बोलने की स्वतंत्रता, समानता का अधिकार से बहुत से अधिकार हैं। उसके अंदर इस चित्र का होना कितना महत्व रखता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। यह पार्ट 4 में है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, नीति निर्देशक तत्व है। यह है। आज के दिन भ्रमित होकर हम हमारी संस्कृति को कई बार नकार देते हैं। न्यायालय तक का मुद्दा बना हुआ है, पर हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत सोचकर विवेकपूर्ण तरीके से इन बातों का ध्यान दिया। जैन मुनि का है वहां उल्लेख है, सिख के गुरुओं का उल्लेख है, शिवाजी का उल्लेख है,
अकबर का उल्लेख है, गांधी जी का है, रानी झांसी का है, पर यह बात जो पुस्तिका आपको मिलती है उसमें नहीं है, वो अधूरी है। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि आप एक ऐसी प्रतिलिपि संविधान की रखिए जो बिल्कुल वो ही हो जो संविधान निर्माताओं ने, फाउंडिंग फादर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने ऐसा किया हो। अपने संवैधानिक इतिहास को जानना भी बहुत जरूरी है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर संविधान सभा में ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान के हर अनुच्छेद को ड्राफ्ट किया, पर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने 370 को ड्राफ्ट करने से मना कर दिया। आपकी जिज्ञासा होनी चाहिए, आपको जानकारी होनी चाहिए कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने अनुच्छेद 370 को क्यों नहीं ड्राफ्ट किया। उन्होंने पत्र लिखकर क्या संकेत दिया और कैसे वो 370 हमको परेशान करता रहा। कैसे भारत के संविधान में जिसको टेम्पररी कहा गया वो 7 दशक तक परेशानी का कारण बना। आपको इसमें पढ़ना चाहिए कि 1963 में लोकसभा में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था 370 घिसते घिसते घिस जाएगा। उनका आकलन क्या था, पर मैंने 1990 में केंद्रीय मंत्री रहते हुए कश्मीर की पीड़ा देखी है। हम कश्मीर गए थे, वहां के हालात ज्वलंत थे, पीड़ादायक थे। अब वो 370 नहीं रहा। यह एक सुखद काम विधायिका ने किया है। हर सांसद साधुवाद का पात्र है जिसकी भागीदारी 370 को समाप्त करने में रही है। दूसरा, भारत का इतिहास देखेंगे, संविधान से जुड़ा हुआ है कि हमारे देश का निर्माण इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट से हुआ है। यह काम सरदार पटेल का था। लौह पुरुष सरदार पटेल ने अनेक प्रिंसली स्टेट्स का इंटीग्रेशन भारत राज्य में किया। उनका जिम्मा था, पर उनको एक जिम्मा नहीं दिया गया और वो जिम्मा था जम्मू एंड कश्मीर के इंटीग्रेशन का। तो आपको सोचना पड़ेगा, आज के दिन विवेचन करना पड़ेगा कि 370 अनुच्छेद को डॉक्टर अंबेडकर ने क्यों ड्राफ्ट नहीं किया और सरदार पटेल से इंटीग्रेशन के काम पूरा दिया गया सिवाय जम्मू एंड कश्मीर का। यह आपको देखने की बात। इस संविधान की जर्नी के अंदर जो बड़े बड़े बदलाव हुए हैं उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। जब संविधान निर्माताओं ने पहले तय किया कि राज्यपाल और राष्ट्रपति हर सत्र की शुरुआत में भाषण देंगे, साल में 3 या 4 सत्र होते हैं, हर सत्र का शुरुआत करना कल्पना थी संविधान निर्माताओं की, पर तुरंत समझ गए कि यह व्यवहारिक नहीं है। साल में 4 बार महामहिम राष्ट्रपति या महामहिम राज्यपाल ये दीगर राज्य विधानमंडलों का संबोधन करेंगे तो ठीक नहीं है। उन्होंने बदलाव किया कि साल में 1 बार प्रथम सत्र में। पर एक जानकारी जिसको आप नजरअंदाज कर रहे हो, संविधान निर्माताओं ने हमें मौलिक अधिकार दिए, हमें बोलने की अभिव्यक्ति दी। उस अभिव्यक्ति पर कोई अंकुश नहीं था। संविधान का जो पहला संशोधन हुआ लोकसभा बनने के बाद, द फर्स्ट अमेंडमेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अभिव्यक्ति के ऊपर अंकुश लगाया गया। सोचना पड़ेगा वो अंकुश क्यों लगाया गया, कितना लगाया गया, कितना सार्थक था। मेरे कहने का मतलब है कि लगातार संविधान में जो बदलाव है
वो विधायिका का काम है। पहले संविधान में एक व्यवस्था दी गई थी कि हमारे चुनाव होंगे राज्य स्तर पर और केंद्र स्तर पर, विधानमंडल होंगे और संसद होगी। फिर 90 के दशक में बड़ा बदलाव आया कि भारत के संविधान में पंचायत और नगर पालिका को भी जोड़ा जाए। एक बहुत जबरदस्त व्यवस्था की गई और यह व्यवस्था होते ही भारत became the only country in the world to have structured constitutional mechanism for democratic process at the panchayat level, at the panchayat samiti level, at जिला परिषद level, at state level, at central level। कहीं नहीं है। ये हमारे संविधान में बदलाव आया। कोऑपरेटिव्स हमारे संविधान में पहले नहीं थे। ये सहभागिता का बहुत बड़ा परिणाम है। इट कैन लीड टू रियली एक्सपोनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस। ये ऐड किया गया। तो जब तक विधायक संविधान की इस जर्नी के भागीदार नहीं बनेंगे, तब तक सही मायने में आपकी जो कर्तव्य निष्ठा है वो पूरी तरह से जागृत नहीं होगी। आपको देखना पड़ेगा कि बदलाव भारत के संविधान में नहीं, दुनिया के हर संविधान में है। इतनी तकनीकी आ गई है कि आवश्यक है। यह हमें सोचना चाहिए। भारत के संविधान ने सांसदों को और विधायकगण को बहुत बड़ा अधिकार दिया है, अभिव्यक्ति का अधिकार। आप सदन में जो बोलते हो, कुछ भी बोल सकते हो, निर्भीक होकर बोल सकते हो, आप पर कोई मुकदमा नहीं चल सकता। 140 करोड़ की जनता में कुछ लोगों को यह अधिकार है कि वो किसी व्यक्ति के बारे में, किसी संस्था के बारे में, किसी समाज के बारे में विधानमंडल और लोकसभा और राज्यसभा में कुछ भी बोलेंगे। वो 140 करोड़ लोग, ये सभी वर्ग ऐसा है, न दीवानी मुकदमा कर सकते, न फौजदारी मुकदमा कर सकते। वही बात आप सदन के बाहर कहोगे, आप पर मुकदमा चल सकता है। यू कैन बी होल्ड अप फॉर सिविल एंड क्रिमिनल लाइबिलिटी, डिफेमेशन, सिविल एंड क्रिमिनल डैमेजेस। आपको आत्मचिंतन करना होगा कि हमें इतना बड़ा अधिकार क्यों दिया गया है। कोई भी अधिकार बिना जिम्मेवारी के नहीं आता है। आप जो भी शब्द बोलते हो, यू आर अकाउंटेबल फॉर इट। जिम्मेवारी से बोलना पड़ेगा। अ मेंबर ऑफ द हाउस इन पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर कैन नॉट बी अ लूज कैनन। देयर कैन नॉट बी फ्री फॉल ऑफ इंफॉर्मेशन। You cannot demolish anybody's character. You cannot engage in defamatory statements. You cannot engage in inflammatory speeches. और यही एक कारण है कि जो इतना बड़ा अधिकार आपको दिया गया है, उस अधिकार का रेगुलेशन सदन करती है, अध्यक्ष महोदय करते हैं, कमेटी करती है। कमेटी और प्रिविलेजेस इस बात का ध्यान देती है। और उदाहरण है कि जब सदन तय करता है कि हमारे एक सदस्य ने अमर्यादित आचरण किया है, हम इस आचरण को नजरअंदाज नहीं कर सकते। सदन की सदस्यता तक जा सकती है। हाल में भी गई है, पहले भी गई है और बड़े बड़े लोगों की गई है। मेरा आपसे विशेष आग्रह रहेगा, अनुरोध रहेगा, आप इतिहास का हिस्सा हैं। आप आने वाली पीढ़ियां, आपके परिजन देख पाएंगे कि सदन का सदस्य और सदस्य होने के कारण आपने किस विषय पर क्या बात की, आपने कितना विवेकपूर्ण योगदान दिया। हर बात का असर निश्चित रूप से होगा। प्रमुख कार्य है विधान का निर्माण करना। विधान के निर्माण के समय आपकी भागीदारी में आपकी चिंता, चिंतन,
मंथन साफ रखना चाहिए। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आपकी बात स्वीकार हो, कारण यह कहा गया है द गवर्नमेंट मस्ट हैव इट्स वे, द अपोजिशन मस्ट हैव इट्स से। डॉक्टर चरणदास विल हैव हिज से एंड सदन के नेता विल हैव हिज वे, बट इनमें सामंजस्य होना चाहिए। दूसरा, आप यहां पर प्रतिद्वंदी नहीं है, आपका सौहार्दपूर्ण वातावरण होना चाहिए, पक्ष विपक्ष में लगातार संपर्क रहना चाहिए। प्रजातांत्रिक व्यवस्था तभी फूलेगी, तभी फलेगी जब आप इस बात का ध्यान देंगे। यदि अगर आप नजरअंदाज कर दिया तो कोई मतलब नहीं है। विधानसभा करीब 3 वर्ष तक बैठक हुई, कई सेशन हुए, 165 दिन तक कार्यवाही हुई, एक दिन भी डिस्टर्बेंस नहीं हुआ, डिसरप्शन नहीं हुआ, एक दिन भी स्लोगनिंग नहीं हुई, एक दिन भी प्ले कार्ड्स नहीं थे। और आप चिंतन कीजिए, संविधान सभा के सामने बेहद पेचीदे मुद्दे थे, कंटेंशियस इश्यूज, डिविजिव इश्यूज, लोगों के मत थे, मत में काफी दूरी थी। वो फासला डिस्टर्बेंस से नहीं पूरा हुआ, डायलॉग, डिबेट, डिस्कशन, डेलिब्रेशन। और यही कारण है कि आज के दिन ये हटता जा रहा है। प्रतिपक्ष के सदस्यों को खास तौर से कहूंगा, आपकी सबसे बड़ी ताकत सदन चलने में है। सरकार को आप कटघरे में कब रख सकते हो? जब सदन चलता है। 2 पूर्व अध्यक्ष यहां पर हैं, वो जानते हैं कि एक प्रश्न पूछने पर पूरी सरकार हिल सकती है, उसका जवाब आए या नहीं आए। वी आर इन अ सोसाइटी वेयर मीडिया, सोशल मीडिया इज रियली एक्सप्लोजिव। आपकी बात दब नहीं सकती, पर सदन जब नहीं चलता है, इसकी क्या सेल्फ लाइफ है? आप अंदाजा लगा लिए, पिछले 10 साल में कोई याद नहीं करेगा कब कब सदन नहीं चली, पर यह जरूर याद करेगा कि इस विषय पर एक प्रश्न पूछा गया था और सरकारी पक्ष जवाब नहीं दे पाया। इस विषय पर एक प्रश्न पूछा गया था जिस पर सरकारी पक्ष ने सटीक जवाब दिया। इस विषय पर किसी सदस्य ने इतना बड़ा योगदान दिया कि बिजलीकरण के अंदर क्या होना चाहिए, कृषि विकास के अंदर क्या होना चाहिए, तकनीक विकास में क्या होना चाहिए, ये सब है। Therefore, my humble appeal to you, don't weaponize disturbance, disruption as a political tool. ये सेल्फ डिफीटिंग है, ये खुद के खिलाफ जाता है, इसकी कोई सेल्फ लाइफ नहीं है। और दूसरा, इसको बाहर कोई अप्रिशिएट नहीं करता है। आप यदि रायशुमारी करोगे तो आपके जो मतदाता हैं, परिजन हैं, घर के लोग हैं, वो इसको पसंद नहीं करते हैं। और सबसे ज्यादा पीड़ादायी काम अध्यक्ष या सभापति का होता है। डॉक्टर चरणदास महंत रह चुके हैं, हमारे यहां कौशिक जी भी हैं। किसी भी सदस्य के खिलाफ कुछ भी कार्यवाही करते हुए मन बड़ा पीड़ित होता है, दुखी होता है, परेशान होता है। यह सबसे मुश्किल काम है। 2.5 फुट ऊपर बैठकर कितना प्रयास करते हैं। डॉक्टर चरणदास महंत कभी यदि लिखेंगे तो इन्होंने कठोर कदम उठाया है, तो कक्ष में किन किन को बुलाया होगा, कितना चिंतन मंथन किया होगा, कितनी चेतावनी दी होगी। पर बात क्या है कि अधिकांश समय हम ऐसे निकाल देते हैं और जनता का इतना भारी खर्चा होता है। सदन नियमों से चलता है। एक सदस्य ने कहा, सभापति महोदय आपने बड़ा गलत काम किया, मैंने तो डिवीजन मांगा था। मैंने कहा, मान्यवर सदस्य, डिवीजन आप अपनी कुर्सी पर से मांग सकते हैं, डिवीजन आप वेल में मांग रहे थे। चाहे मैं हूं, चाहे कौशिक जी हों, चाहे डॉक्टर चरणदास महंत हों, डिवीजन की बात तभी स्वीकार करेंगे जब सदस्य अपनी कुर्सी पर है।
यदि अगर सदस्यगण नियमों को नहीं मानेंगे, उनका आचरण अनुकरणीय नहीं रहेगा, तो योगदान में तो कमी आएगी ही। जो मुद्दे सदन में तय होने चाहिए वो मुद्दे सड़क पर तय होंगे। जनता को विवाद चाहिए, वाद चाहिए, समाधान चाहिए। वो चाहते हैं कि हमारे मुद्दों का पर चर्चा हो, परिचर्चा हो, गहराई से चिंतन हो। आप करेंगे तो सड़क पर चिंता नहीं होगी, वो पर आपके यहां नहीं होगी तो निश्चित रूप से लोग कहीं न कहीं कोई को रास्ता निकालेंगे अपनी अभिव्यक्ति के लिए। तो आपको दूरदृष्टि से सोचना है। आज के दिन मैं यहां से कोई विकास की बात करूं, स्वाभाविक मन में आ जाएगा ये किसी के पक्ष में राजनीतिक बात कर रहे हैं। ये भ्रम निकल जाना चाहिए। डॉक्टर चरणदास महंत को पूरा अधिकार है प्रतिपक्षी नेता होने के नाते कि सरकार को कटघरे में खड़ी, पर सरकार कोई अच्छा काम कर रही है तो राजनीतिक दल का काम नहीं है, वो कार्यपालिका का काम है, जिसमें सरकारी तंत्र बीच में आता है, आप बीच में आते हो, आम आदमी बीच में आता है। उसकी प्रशंसा करने से प्रांत की प्रगति होती है। ऐसा नहीं है कि किसी भी कालखंड में काम नहीं हुआ हो, हर कालखंड में काम हुआ है। कुछ कालखंड में ज्यादा हुआ है, कुछ में कम हुआ है, पर वर्तमान कालखंड को देखते हैं तो हमें कुछ चीजों पर अच्छा लगता है, उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। कुछ चीजों में कमी है, वी मस्ट नॉट क्रिटिसाइज, वी मस्ट कंस्ट्रक्टिवली क्रिटिसाइज। क्रिटिसिज्म अपने आप में ठीक नहीं है। क्रिटिसिज्म कंस्ट्रक्टिव और समाधान ओरिएंटेड होना चाहिए कि रास्ता ये है। आपकी कमेटीज होंगी, उनको सार्थकता से आगे बढ़ाइए। सरकार की हर पाई पाई के ऊपर आप नजर रख सकते हो। हर सरकारी संस्थान की रिपोर्ट आती है। मेरा अनुभव ठीक नहीं रहा है। कोई सरकारी संस्था की रिपोर्ट आती है, सदस्यगण पढ़ते नहीं उसको। पढ़कर जो सदस्य और सदस्य प्रश्न करेगी, सरकार हिल जाएगी कि रिपोर्ट हर साल आनी थी, आप 3 साल बाद क्यों दे रहे हो? इस रिपोर्ट में ये लिखा हुआ है, इस पर आपको क्या कहना है? आपको बिल्कुल टेलीस्कोपिक तरीके से जनता की बात समझनी चाहिए और माइक्रोस्कोप की तरह सरकार पर नजर रखनी चाहिए। अपना शासन व्यवस्था पारदर्शी और उत्तरदायी कब होगी? जब आपकी पैनी नजर, चील जैसी नजर सरकारी तंत्र पर होगी। आप सरकार का विरोध नहीं करते हो, आप सरकार का विरोध करते हो तो सरकार को ताकत भी देते हो। सरकार को आईना दिखता है, सरकार को पता लगता है कि विकास की इस योजना में एक कमी है और वह अधिकारीगण और सरकारी तंत्र को सुचारू रूप से आदेश दे सकती है। मुझे बहुत खुशी है कि 50 नए विधायकगण हैं, महिलाओं की संख्या भी है। जब मैं वहां बैठा था तो मैं सोच रहा था कि डॉक्टर चरणदास को इसलिए राइट में किया, एक दूसरा कारण कि महिला शक्ति इधर है, यह पर्दा भारी है। मैं तो आपको भारी पर्दे की तरफ रख रहा था। आई हैव नो इंटेंशन ऑफ गिविंग एडवाइस टू यू, क्योंकि जो चुनाव लड़कर आता है उसको किसी एडवाइस की दरकार नहीं है। एक पुरानी कहावत है, एक पक्षी मां अपने चूजे को ज्ञान दे रही थी और उसने कहा कि जब भी कोई शिकारी पत्थर उठाए तो उड़ जाना। तो उसने कहा, मां, कोई शिकारी पॉकेट में पत्थर लेकर चले तो मैं क्या करूं? बोला, तुझे ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है, तो आप में किसी को भी ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है। ये प्रांत कितना नेचुरल रिसोर्सेज में रिच है। सोचिए, देश का वो भाग जिसको भगवान ने नेचुरल रिसोर्सेज से इतना ब्लॉसम किया है। पूरे देश में देख लीजिए,
उसमें विकास अचानक कम क्यों है? ये सोचिए। आप देखिए कितनी व्यवस्था है। अब कुछ अच्छा बदलाव आया है और ये बदलाव देश की संस्कृति में आ चुका है कि अब कोई भी धन का ट्रांजैक्शन है वो डिजिटल है, बड़ा सार्थक रूप से है। भारत ने महारत हासिल की है इसमें। 2022 में हमारे डिजिटल ट्रांजैक्शन अमेरिका, यूके, फ्रांस और जर्मनी चारों को मिला लो तो उससे 4 गुना थे। हर मामले में प्रगति हो रही है और प्रगति की कोई सीमा नहीं है, यह लगातार होती रहेगी। चांद पर गए, उसके तुरंत बाद सूरज पर चले गए। भारत मंडपम हुआ, उसके 10-15 दिन बाद यशोभूमि हुआ। हर चीज बदल रही है। हर विकास को राजनीतिक चश्मे से देखना सदन के सदस्य को काम नहीं ठीक लगता। उसमें ये आप ग्राउंड डील करते हो कि विकास में हमारा हाथ नहीं है। हर रिप्रेजेंटेटिव का विकास में हाथ है। हर रिप्रेजेंटेटिव सरकार को सतर्क करता है, पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, उसका योगदान है। मैंने विशेष आग्रह किया डॉक्टर पीसी मोदी को, जो हमारे राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल हैं, कि मैं आत्मीयता से आप सभी को संसद के नए भवन में मेहमानबाजी के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं। वहां जाते ही आपको पता लगेगा कि 30 महीने में एक भवन का निर्माण नहीं हुआ है। लोगों को लगता है एक बिल्डिंग बन गई 30 महीने में कोविड के बावजूद। नहीं, अंदर जो कुछ हुआ है आप अंदाजा नहीं लगा सकते। टेक्नोलॉजी का कितना उपयोग किया गया है। आप द्वार पर जाओगे, आपको एक पेंटिंग दिखेगी, आप स्कैन करोगे, आपके मोबाइल पर आ जाएगा ये क्या है। ये है आपके प्रांत में असीमित संभावनाएं हैं। आपका प्रांत देश का सर्वश्रेष्ठ प्रांत हो सकता है, क्योंकि ईश्वरीय अनुकंपा किसी और प्रांत पर इतनी ज्यादा नहीं है। पीछे देखने की आवश्यकता नहीं है कि अब तक क्यों नहीं हुआ। जो पीछे देखते रहेंगे, गलतियां निकालते रहेंगे, नहीं, वी हैव टू मूव अहेड। किसी बात को गांठ नहीं बांधना है। आवर जॉब इज नॉट टू बी इन कन्फ्रंटेशन, आवर जॉब इज टू बी इन कोलैबोरेशन। जैसे एक साधारण बात बताता हूं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल की हैसियत से मैंने बजट को हमेशा सीरियसली देखा। मेरे मन में एक चिंता रहती है हमेशा, और सभापति के बात तो ज्यादा है, कि सदस्यगण यदि अगर बजट पत्र को ध्यान से पढ़ लेंगे तो उनको पता लग जाएगा कि सरकार का जो टोटल बजट है उसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है। मतलब आने वाली पीढ़ियों को हम क्या दे रहे हैं, कितना हम वर्तमान में खर्च कर रहे हैं। कुछ मुद्दों पर सामूहिक सोच की आवश्यकता है। कोई भी दल किसी भी व्यवस्था को तोड़ मरोड़ सकता है चुनावी दृष्टि से फैसले लेकर, पर सामूहिक रूप से फैसले हो सकते हैं कि हम व्यक्ति की जेब को ताकतवर करें या व्यक्ति को इतना ताकतवर करें कि वो स्वयं सबल होकर खड़ा हो जाए। सरकारी धन का उपयोग किस तरीके से करें, वो कितना प्रभावी और सार्थक हो, यह बजट पर चर्चा से हो सकता है। मुझे बड़ी पीड़ा होती है, हाल के दिनों में क्रांतिकारी कानून संसद ने पास किए। एक कानून महिलाओं के संबंध में, रिजर्वेशन फॉर वीमेन इन लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स टू द एक्सटेंट ऑफ 1/3। यह रिजर्वेशन हॉरिजॉन्टल भी है, यह रिजर्वेशन वर्टिकल भी है। इसका अर्थ यह है कि पहले से व्यवस्था बनी हुई है कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी रिजर्वेशन है,
पर उनमें भी निश्चित किया गया है कि 1/3 महिला का हो। तो कम से कम विधानसभाओं में और लोकसभा में 1/3 महिलाएं होंगी और इससे ज्यादा होंगी। दे कैन कम इन जनरल कैटेगरी ऑल्सो। उनके लिए अनेक सुअवसर दिए जा रहे हैं। दे आर फाइटर पायलट्स। चंद्रयान मिशन के अंदर रॉकेट वुमन है। ऐसा पहले कभी नहीं था। पर इन अवसरों का यदि अगर फायदा नहीं मिलेगा, इस विधानमंडल में यदि चर्चा नहीं होगी कि सदन के नेता ने केंद्रीय योजनाओं का कितना फायदा उठाया, आप कह सकते हो इतना फायदा मिल सकता था, हमें पूरा फायदा क्यों नहीं मिला। वो इनको भी मदद होगी, प्रांत का भी फायदा होगा। सकारात्मक राजनीति करनी पड़ेगी। मैं बहुत ज्यादा नहीं कहना चाहता क्योंकि इसके अर्थ निकल सकते हैं, पर मैं ये चिंता व्यक्त करता हूं कि कोई ऐसा व्यक्ति देश में नहीं है जिसकी भारतीयता पहचान न हो। कोई ऐसा व्यक्ति देश में नहीं है जो भारतीय होने पर गर्व नहीं करे। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको भारत की प्रगति से प्रशंसा नहीं होती है। और कुछ हैं या कुछ नकारात्मक नैरेटिव चलते हैं। हम सबका धर्म है कि हम उनके ऊपर अंकुश लगाएं। भारत विल कंटिन्यू, पॉलिटिकल पार्टीज विल कम एंड गो। इस लंबे सफर में हमने देखा है कि पार्टियों का क्या उत्थान हुआ है, क्या परिवर्तन आया है। एक परिवर्तन का मैं क्या कहूं, फायदा ले चुका हूं। 1989 में 23 से ज्यादा पार्टियां इकट्ठी हुई एंड वी वर देयर। 3 दशक के बाद एक स्थायित्व आया, वो एक दूसरा पहलू है। राजनीति सदैव होती रहेगी, पर एक बात के लिए आगाह करता हूं, दूसरे का मत सुनेंगे ही नहीं, दूसरे को बोलने नहीं देंगे। वी मस्ट ऑलवेज रेस्पेक्ट अदर पॉइंट ऑफ व्यू। वी मस्ट लिसन टू द अदर पॉइंट ऑफ व्यू। वी मस्ट कंसिडर द अदर पॉइंट ऑफ व्यू। इट इज फॉर अस टू एग्री और नॉट टू एग्री। पर ये डायलॉग यदि खत्म कर देंगे, दूसरे की बात को सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो हम समाज में योगदान नहीं कर पाएंगे। मैं हर विधायक से आग्रह करूंगा, विधायक और विधायिका से, आपका आचरण अनुकरणीय होना चाहिए। आप यदि अगर कहीं भी पेड़ लगाते हो और निश्चित रूप से संकल्प करते हो कि हर साल में विधायक कम से कम 100 पेड़ लगाएगा, मानकर चलिए जनता में बहुत बड़ा मैसेज आएगा। हर विधायक यदि अगर अपने स्कूल का निरीक्षण करेगा, हर विधायक एक संकेत देगा, होगा। विधायक और अधिकारी के बीच में जब खटपट होती है, मोदी जी को पता है, हम सांसद को बुलाते हैं कि खटपट नहीं होनी चाहिए। हो सकता है एक का दुक्का ऐसा अधिकारी हो जिसको कुछ कहने की आवश्यकता पड़े, बाकी सब वी आर पार्टनर्स इन ग्रोथ, वी आर इन टेंडम एंड टुगेदरनेस, आवर ऑब्जेक्टिव द सेम। अधिकारी बहुत कड़ी मेहनत और परीक्षा कर कर उस स्थान पर पहुंचते हैं, जैसे आप बहुत कड़ा चुनाव लड़कर पहुंचते हैं। चुनाव में जो आपका ज्ञान होता है, चुनाव में जो आपको सीख मिलती है, वो अन्यथा नहीं मिल सकती है। उस ज्ञान को अर्जन करने के पश्चात आप यहां शपथ लेते हो। तो मेरा आपसे यही अनुग्रह रहेगा कि छत्तीसगढ़ को चमकाओ, छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाओ, छत्तीसगढ़ देश का सर्वश्रेष्ठ प्रांत बने, छत्तीसगढ़ में व्यवस्था पारदर्शी हो, उत्तरदायी हो और किसी प्रकार का भ्रष्टाचार न हो। भ्रष्टाचार की चोट सबसे ज्यादा आम आदमी पर पड़ती है, सबसे ज्यादा गरीब पर पड़ती है, सबसे ज्यादा उस पर पड़ती है जो मेरिटोरियस है, सबसे ज्यादा उस पर पड़ती है जो डिजर्विंग है। व्यवस्था बन गई है, इसका अनुपालन होना चाहिए। मुझे यहां आने का सौभाग्य मिला, इसके लिए मैं सभी महानुभावों का आभारी हूं। सब एक मंच पर आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप अंदाजा नहीं लगा सकते मेरी खुशी का कि जिस आत्मीयता से डॉक्टर चरणदास महंत ने
मेरा स्वागत किया, अपने विचार व्यक्त किए, और मैं मानकर चलता हूं ये एकजुटता राजनीति में नहीं हो सकती, संभव नहीं है, पर छत्तीसगढ़ के विकास के लिए संभव है। एंड यू आर लकी टू हैव Vishnu Dev Sai as your chief minister, because he represents tribal community, and nation is lucky to have Draupadi Murmu ji as first tribal woman to be president of Bharat. और मेरे खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि मैं झारखंड बहुत जाता रहा हूं कानूनी सलाह देने के लिए। उतरता था बिरसा मुंडा एयरपोर्ट, सड़क पर बिरसा मुंडा जी की स्टैचू। आज वो जनजातीय दिवस है, हमें मिलकर पूरे देश को ऊपर उठाना है, यही हमारा संकल्प होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय संसदीय कार्य मंत्री एवं सचिव छत्तीसगढ़ विधानसभा से निवेदन है